अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत करम मालिक का। स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? जी सर। आज बेसिकली ना हम HTML की फाउंडेशन सीखने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम HTML फाउंडेशंस प्लस AI कोड जनरेशन मास्टरी सीखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको मूव करवाता हूँ। बेसिकली आज की क्लास का जो फ्लो कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले हम एक थिंकिंग एक्टिविटी पे बात करेंगे। आपको मैं एक एक्टिविटी जाहिर करवाऊंगा, शो करवाऊंगा कि जिसकी मदद से आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली स्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी है HTML के लिए। HTML को समझना, इसके टैग्स को समझना क्यों ज़रूरी है, वो हम एक एक्टिविटी से इस चीज़ को देखेंगे। उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर पे बात करेंगे कि HTML और इसके स्ट्रक्चर की थिंकिंग, उससे क्या मुराद है। देन हम कोर जो एलिमेंट हैं, कोर HTML के टैग्स है, उस पर बात करेंगे। देन हम बात करेंगे कि किस तरह हम प्रॉम्प्ट की मदद से HTML का जो कोड है वो AI से जनरेट करवा सकते हैं, और किस तरह हम जो है एक कंप्लीट अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आउटपुट हासिल कर सकते हैं। तो इसमें हम लाइव डेमो करेंगे। तकरीबन मैंने कुछ प्रॉम्प्ट राइट किए हैं, तो हम उनका डिफरेंट AI टूल्स पे जाके रिजल्ट चेक करेंगे कि ये किस तरह कोड जो है वो जनरेट करके देगा। उसके बाद हम बात ये करेंगे कि किस तरह हम जो कोड हमने जनरेट किया है और उसके बाद हमने अंडरस्टैंडिंग की है, उसमें अगर कोई बग आ जाता है तो उसमें उसकी डीबगिंग किस तरह हम कर सकते हैं, किस तरह उस कोड को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की क्लास का जो फ्लो है वो इस तरह से होगा कि सबसे पहले एक एक्टिविटी हम सीखेंगे, उसके बाद HTML का स्ट्रक्चर समझेंगे, उसके बाद कोर जो HTML के टैग्स है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। देन हम बात ये करेंगे कि किस तरह जो प्रॉम्प्ट है उसको हम यूज़ कर सकते हैं और AI से कोड जो है वो HTML का जनरेट करवा सकते हैं। फिर उस कोड को अंडरस्टैंड करते हुए अगर हमें कोई बग मिल जाता है या बग आ जाता है या कोई मसला आ जाता है, तो उसको हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह उस कोड को बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस सेशन का फ्लो होगा। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करवाता हूँ। तो एक्टिविटी को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखें, जब भी कोई चीज़ हमने डेवलप करनी होती है ना, तो हमें सबसे पहले उस चीज़ के मुतल्लिक सोचना पड़ता है, सोच विचार करनी पड़ती है कि ये चीज़ हम डेवलप करने जा रहे हैं, इस चीज़ को बनाने जा रहे हैं। आया कि ये चीज़ जब बनेगी तो लोग इसका किस तरह यूज़ करेंगे। आपको सिंपल सी हम जैसे कि मैंने बात की कि हम एक एक्टिविटी को की मदद से इस चीज़ को समझेंगे। फ़र्ज़ करें कि वार्म अप एक्टिविटी है कि फ़र्ज़ करें कि यू आर डिज़ाइनिंग योर ऑन रूम, आप अपने कमरे को यानी कि डिज़ाइन करना चाहते हो। व्हाट कम्स फर्स्ट, आप सबसे पहले क्या लाओगे? फर्नीचर लाओगे, पेंट करोगे, या स्ट्रक्चर बनाओगे? अब फ़र्ज़ करें कि आपने अपना कमरा भी रेडी नहीं किया, आप ये सोच रहे हो, आपने ख्याल ही सोचा कि मैंने अपना जो बेडरूम है उसको अच्छी तरह डेकोरेट करना है, यानी कि उसमें डिज़ाइनिंग करनी है। लेकिन डिज़ाइनिंग करने से पहले आपको इस कमरे का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, आपको इस कमरे की साख्त बनानी पड़ेगी, आपको इस कमरे का लेआउट बनाना पड़ेगा कि मेरा जो बेडरूम है उसका जो लेआउट है वो किस तरह से होगा, कितनी विंडोज़ होगी, कि वॉशरूम किस साइड पे होगा, अगर मेरा जो वो स्टडी का जो सिलसिला कार है वो किस साइड पे होगा। आपको पहले कंप्लीट एक स्ट्रक्चर रेडी करना पड़ेगा। अब हम सिंपल सी इसकी एग्जांपल देखें कि अगर हम स्ट्रक्चर रेडी नहीं करते, हम डायरेक्ट ये करते हैं कि पेंट कर देते हैं, फर्नीचर कर देते हैं, फर्नीचर ले आते हैं। अब फर्नीचर लाना कहाँ है, ला के रखना कहाँ है, पेंट किस जगह करना है, जब ये हमारे पास स्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है। तो एग्जैक्ट इसी तरह वेबसाइट है कि जब तक हम स्ट्रक्चर नहीं, हमें पता कि ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस तरह से है, साख्त किस तरह से है, इस वेबसाइट का जो पेज है, इसका लेआउट है, इसका UI है, वो किस तरह से है, तो हम जो है वो वेब पेज को क्रिएट ही नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही है कि सबसे पहले हम जो करेंगे वो स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे कि भाई मेरे बेडरूम का स्ट्रक्चर जो है, लेआउट जो है वो इस तरह से होगा। कहता है कि HTML इज स्ट्रक्चर, कहता है कि HTML एक साख्त है, थिंकिंग जो कि सोचती है या सोच रही है बिफोर डिजाइनिंग,
आप डिज़ाइन करने से पहले इस चीज़ को सोचते हो कि भाई मेरा जो स्ट्रक्चर है वेबसाइट का, या मेरी जो एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर है, या मेरी जो वेब ऐप का स्ट्रक्चर है वो किस तरह का हो बिफोर एनिमेशन करने से पहले। तो आप सिंपल हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जब भी हमने कोई वेबसाइट रेडी करनी होती है, जब भी वेब पेज बनाना होता है, या जब भी हमने कोई वेब एप्लीकेशन बनानी होती है, तो सबसे पहले हम जो बात अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं वो उसका यूआई होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है, उसका लेआउट होता है कि ये वेबसाइट का लेआउट किस तरह का होगा, ये वेबसाइट का यूआई किस तरह का होगा, किस तरह इसको हम इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। तो ये एक्टिविटीज से हमने ये सीखा है कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो है किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए वो ज़रूरी है। हसन भाई आए हैं क्लास में, तो एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ ताकि हसन भाई भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें। बेसिकली हम वार्म अप एक्टिविटी पे बात कर रहे हैं कि कोई अगर हम थैंक यू सर, थैंक यू। अगर हम एक वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट बनाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हमें जो है उसका स्ट्रक्चर समझना पड़ता है, उसकी साख्त समझनी पड़ती है। अगर हम स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, उसकी साख्त नहीं समझते, तो हम जो है वो एक वेबसाइट बना ही नहीं सकते। आपको इसकी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि आपने अपना जो बेडरूम है उसको डेकोरेट करना है, उसकी डिज़ाइनिंग करनी है, लेकिन अगर आप अपना जो बेडरूम है वो आपका अभी बना ही नहीं है, आपने उसको डेवलप ही नहीं किया, आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं इसमें फर्नीचर ले आऊँ, या मैं इसमें यानी कि जो है वो पेंट वगैरह कर लूँ, तो वो आप फर्नीचर या पेंट उस वक्त तक कर ही नहीं सकते जब तक आप इसका जो है वो डिज़ाइन ना बना लें, इसको कंप्लीट तौर पे डेवलप ना कर दें। तो इसी तरह एग्जैक्ट इसी पैटर्न में एक वेबसाइट बनती है कि जब हमने एक वेबसाइट का पेज रेडी करना होता है ना, तो सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर रेडी करते हैं कि भाई हम एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो यूआई है वो इस तरह से होगा। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर के बगैर जो है वो वेबसाइट जो है वो बन ही नहीं सकती। सिंपल सा इसका आंसर है कि अगर हम एक बेडरूम के लिए हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, तो जारी बात है कि एक वेबसाइट है जिसको मल्टीप्लाई लोगों ने यूज़ करना है, मल्टीप्लाई यानी कि कंट्रीज़ में यूज़ हो सकती है, तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर जो है वो एक वेल ऑर्गेनाइज तैयार करना पड़ता है। तो वो कहता है कि HTML इज़ अ स्ट्रक्चर। HTML से मुराद एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसी साख्त है, थिंकिंग जो कि सोचती है या सोच रही है, बिफोर डिज़ाइनिंग जिसको हम डिज़ाइन से पहले सोचते हैं, बिफोर एनिमेशन या एनिमेशन से पहले, या कोई भी हम एनिमेशन काम करने से पहले, कोई भी हम पेंटिंग डेंटिंग वगैरह करने से पहले उस चीज़ को सोचते हैं, दैट इज़ का स्ट्रक्चर। अब ये HTML बेसिकली क्या है जी? HTML से मुराद हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसकी मदद से एक वेब पेज जो है वो क्रिएट होता है। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी थी जिसकी मदद से ये क्लियर करवाना था कि एक वेब पेज बनाने के लिए स्ट्रक्चर का होना, साख्त का होना वो मस्ट है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब इसमें हमने कुछ एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करना है। देखिए मैंने लास्ट क्लास में भी आपको इस चीज़ का बताया है कि अगर हम जो कोड है ना वो यही से जनरेट करवा लें, तो हमें इस चीज़ की समझने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन है आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि सर आज तो वो प्रॉम्प्ट की मदद से हर चीज़ जो है वो बन रही है, कोड बन रहे हैं, तो फिर हम ये चीज़ें क्यों सीख रहे हैं, हमें इस चीज़ की क्या फ़र्क, सीखने से क्या फ़ायदा मिलेगा? तो सिंपल से इसका आंसर ये है कि अगर हम इनके बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं ना सीखते कि ये हेडर क्या है, मेन कंटेंट क्या है, साइड बार क्या है, फुटर क्या है। नो डाउट के एआई कोड कर रहा है, एआई वेबसाइट्स बना रहा है और अच्छी वेबसाइट बना रहा है, प्रोडक्टिविटी में भी जा रही है। बट ये कि जो एआई कोड जनरेट करता है, अगर हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो वही बात है कि हमारी जो क्रिएटिविटी है माइंड की, हमारी जो अल्लाह ने पावर दी है माइंड को, वो हम अपने हाथों से कुर्बान कर रहे हैं। एआई ट्रेन हो रहा है, हम अपने हाथों से अपना जो वो कह रहे हैं कि कैरियर जो है वो दाव पे लगा रहे हैं। तो हमने स्मार्ट वे से चलना है। स्मार्ट वे से चलने से मुराद कि हमने एआई का यूज़ करना है, एआई का यूज़ करते हुए उस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करना है और उस चीज़ से फ़ायदा भी उठाना है। तो बात हम कर रहे थे HTML के ऊपर कि HTML एज अ स्ट्रक्चर थिंकिंग। HTML से मुराद एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसे यानी कि मटेरियल का नाम है जो कि स्ट्रक्चर को, जो कि साख्त को सोचने के लिए, परखने के लिए काम करता है। अब कहते हैं कि एवरी वेबसाइट, अब फर्ज करें कि एग्जांपल दें कि एवरी वेबसाइट हैज़ मेन सेक्शन, फोर मेन सेक्शन। अब ये सेक्शन क्या होता है? सेक्शन से मुराद होता है कंटेनर। आप डिव कह रहे हैं इसे कि जैसे कि कुछ चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड किसके पास, यानी कि उन्हें कोई सिंपल सी डेली लाइफ एग्जांपल दें कि अगर हमें कोई पॉकेट मनी चाहिए होती है, तो जारी बात है, अंडरस्टूड बात है कि हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे सेक्शन से, हमारे कंटेनर है।
तो इसी तरह यानी कि एक वेबसाइट है, इसमें जो डिफरेंट यानी कि चाइल्ड हैं, यानी कि डिफरेंट जो पैराग्राफ्स होंगे, हेडिंग होगी या स्पैम टैग हो गए, वो किसके अंदर इन हो सकते हैं, वो सेक्शंस के अंदर इन हो सकते हैं। तो वो कहता है कि 4 इसके जो मेन सेक्शन हैं वो बन सकते हैं किसी भी एक वेबसाइट के, जिसमें हेडर आ सकता है, जिसमें मेन कंटेंट आ सकता है, जिसमें साइड बार आ सकता है, जिसमें फुटर आ सकता है। अब ये हेडर की एग्जांपल दे रहा है नैव बार के। आपने देखा होगा कि अगर आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, लोगों ने इधर लिखा होता है होम, फिर लिखा होता है अबाउट कंटेंट और आगे लिखा होता है उन्होंने पोर्टफोलियो या प्रोजेक्ट्स या डिटेल्स। तो बेसिकली वो किसका यूज़ कर रहे होते हैं, इस हेडर का यूज़ कर रहे हैं। हेडर मीन्स नैव बार का यूज़ कर रहे होते हैं। आगे उनके पास आता है हीरो सेक्शन, यानी कि ये आगे हम डिटेल के साथ इसको डिस्कस भी करेंगे। ये हीरो सेक्शन क्या होता है कि मेन कंटेंट से मुराद क्या है कि जितना भी मटेरियल होता है बॉडी उस वेबसाइट का, उस वेबसाइट की बॉडी का, उसको हम मेन कंटेंट कहते हैं। आगे कुछ वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि साइड बार भी लगा हुआ होता है, जैसे अमूमन आपने शायद वो अमेज़ोन की विज़िट की हो वेबसाइट, या दराज वगैरह की आपने विज़िट की हो, तो वहाँ जैसे हम कैटेगरीज को सर्च करते हैं, तो अमूमन कुछ वेबसाइट्स में साइड बार भी शो हो रहा होता है कि हम कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं तो हमें रेलिवेंट जो प्रोडक्ट है वो शो होनी शुरू हो जाती है। तो वो कहता है कि कुछ प्रोडक्ट कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनमें ये 4 चीज़ें यूज़ होती है। उसके बाद फुटर आता है। अब फुटर क्या जी, उस वेबसाइट के मुतालिक बताता है कि उसमें जो क्विक लिंक्स लगे होते हैं, या ओनर ने, जिस जो वेबसाइट का मालिक होता है, उसने अपने कोई यानी कि लिंक्स लगाए होते हैं कि जब भी ट्रैफिक आए या ऑडियंस आए, तो वो अगर इन लिंक पे क्लिक करे या मुझसे रब्ता करना चाहे, तो वो मुझे इस नंबर पे या इस ईमेल पे या इस यानी कि प्रोफाइल पे वो रीच आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली बात करने का मकसद ये है कि कोई भी एक वेबसाइट, उसके लिए इन 4 चीज़ों का होना, एक सिंपल सी एग्जांपल के ज़रिए बता रहा हूँ कि इन 4 चीज़ों का होना वो ज़रूरी है। अब ये यानी कि 100% ये नहीं है कि जस्ट एक वेबसाइट के लिए इन्हीं 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है, बट ये कॉन्सेप्ट है कि एक वेबसाइट के लिए इन 4 चीज़ों का होना वो मस्ट है। आगे चलते हैं जी। एवरी मॉडर्न वेबसाइट, हर एक नई जो वेबसाइट है वो इस जो पैटर्न है इसको फॉलो करती है। अब फॉलो से मुराद क्या है कि इस चीज़ को वो यानी कि लागू करने की कोशिश करती है, इस चीज़ के मुताबिक वो काम करती है। अब सबसे पहले आता है हेडर। हेडर से मुराद फिर वही है कि वो नैप बार में जो मेन हेडिंग आएगी, मेन टाइटल आएगा, वो उस चीज़ मेन से मुराद क्या, मेन जो कंटेंट हम डालना चाहते हैं। सेक्शन से मुराद क्या है जी, सेक्शन से मुराद वही है कंटेनर है कि जो यानी कि डिफरेंट आर्टिकल्स लिख के एक के अंदर मर्ज करता है। फ़र्ज़ करें कि मैंने एक H1 लिया, इसके अंदर मैंने लिख दिया वेलकम लेट्स विद एआई। अब ये H1 हेडिंग होगी, तो उसके बाद मैंने एक पी पैराग्राफ का टैग लिया, इसमें मैंने लिख दिया वेलकम टू एआई। अब ये दोनों हो गए चाइल्ड। अब मैंने इन दोनों चाइल्ड को पकड़ा, इन दोनों चाइल्ड को पकड़ के मैंने इस सेक्शन टैग के अंदर बंद कर दिया। अब बेसिकली जो सेक्शन टैग होगा डेट इज कॉल्ड पेरेंट। तो बेसिकली ये सेक्शन टैग इस तरह काम करता है। अब आर्टिकल टैग क्या होता है, आर्टिकल टैग बेसिकली एक ऐसा टैग होता है जो इंडिपेंडेंट काम करता है। जैसे आपने कोई ब्लॉग वेबसाइट देखी होगी, डिफरेंट आर्टिकल्स लगे होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये आर्टिकल जो टैग है HTML के अंदर, ये कंटेंट को यानी कि सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। अब फिर फुटर आ गया। फुटर से मुराद फिर वही कि जो बॉटम पे वेबसाइट पे शो हो रहा होता है लोगों की कंटेंट का पेज, या उनके क्विक लिंक्स लगे होते हैं, या उनका कोई इन्फो पेज का लिंक लगा होता है, दैट इज कॉल्ड फुटर। नैब से क्या मुराद है, नैब बार से मुराद वही हेडर में इसको मर्ज करके हम नैब बार जो है वो बना सकते हैं। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है। कुछ मेन पॉइंट्स मैंने इसमें निकालने की कोशिश की है कि HTML एज अ स्ट्रक्चर थिंकिंग किस तरह से हो सकता है, कि इसमें कुछ पॉइंट्स अहम है जिसमें हेडर, मेन, सेक्शन, आर्टिकल, फुटर और नैब वगैरह हो सकते हैं। अब आपको इस चीज़ की समझ आई है। अब हम फ़र्ज़ करें कि AI से भी अगर कोड जनरेट करवाते हैं ना, तो हमें इन चीज़ों की समझ बूझ है। अगर कोई AI बग दे देता है या AI कोड में कोई चीज़ यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग करता है, तो हमें उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी। हम ईज़िली उस चीज़ को समझ लेंगे कि भाई इसने हेडर में मसला किया है, या इसने सेक्शन में मसला किया है, या इसमें आर्टिकल में मसला किया है। तो आई होप कि आपने ये जो स्ट्रक्चर है HTML का, इसकी जो थिंकिंग है, इसको अंडरस्टैंड किया है। सर सर क्वेश्चन है हसन हसन भाई का। जी जी। जी, मेरा नाम आसान है। मैंने ये क्वेश्चन करना था सर। मैंने ये क्वेश्चन करना था कि जो जो कुछ ऐसे पेजेस होते हैं, लैंडिंग पेजेस, जिसमें ना कुछ जो सेक्शन है मूव कर रहे होते हैं, यानी कि एनिमेटेड टाइप जो होती है ना, यानी कि कैची एक लैंडिंग पेज होता है। जी जी। वो कौन सा सेक्शन होता है? वो इसमें क्या चीज ऐड करते हैं जो कुछ सेक्शन मूव कर रहे होते हैं? कोई ऐसा बटन होता है जो मूव कर रहा होता है, एनिमेटेड बटन होता है। जी जी। तो वो मैंने पूछना था कि वो क्या चीज ऐड करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है।
यही क्वेश्चन था। हसान भाई है ना आप? सॉरी मैंने आपको हसन हसन जी बोल रहा जी था। जी जी, आसान आसान। ठीक नो इशू नो इशू। ठीक है। देखिए भाई, थैंक यू। इसमें ना बेसिकली जो एनिमेशन होती है ना, एनिमेशन बेसिकली ऐड होती है सीएसएस की मदद से। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि जब एक बटन पे क्लिक होता है या कोई भी, जैसे आपने देखा होगा होम पेज लगा हुआ है उनका या कोई नैप बार लगा हुआ है, आप उस पर क्लिक करते हो एनिमेशन आपको शो होती है। एनिमेशन से मुराद है कि यानी कि कोई बटन की मूविंग हो रही है या कोई वीडियो प्ले हो रही है या कोई इमेज एनिमेट होता हुआ नजर, और एक ब्यूटीफुल वो लेआउट यानी कि नजर आता है। तो ये बेसिकली CSS की मदद से सारा कुछ होता है। HTML ओनली जस्ट हमारे लिए स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। HTML की मदद से हम ओनली स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। बाकी जो एनिमेशन वाला काम है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी क्लास नंबर 4 इसी पे ही डिपेंड होगी, तो उसमें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम एनिमेशन जो है वो इस चीज़ में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ओके सर। ठीक है जी। थैंक्स थैंक्स। तो बेसिकली अभी हमने कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी HTML के बारे में। तो अभी हम इसके जो कोर एलिमेंट्स कह लें, कोर पार्ट्स कह लें, उनको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिकली HTML के जो कोर्स एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। अब सबसे पहले, जैसे मैंने आपको फर्स्ट असाइनमेंट दी थी, तो आपने उस चीज़ में अंडरस्टैंड किया होगा कि H1 क्या होता है और H2 क्या होता है, H3 क्या होता है, इससे 4 सोन चलते चलते H6 तक आप आगे होंगे। अब H1 से मुराद क्या है कि सिंपल यानी कि लार्ज हेडिंग, जैसे ये लिखा हुआ है ना डेली लाइफ एनालॉगी, फर्ज करें ये H1 का यूज़ किया। अब इस सिंपल सी अगर मैं एग्जांपल दूँ कि इन्होंने ये कुछ मर्ज करके ये लिख दिया, तो हो सकता है ये H2 का, H3 का या H4 का यूज़ किया हो। तो सिंपल डैट के H1 से मुराद लार्ज हेडिंग, उस H2 से मुराद उससे कम, 3 से मुराद उससे कम, 4 से मुराद उससे कम, इसी तरह सॉन ये 6 तक जाती है। उसके बाद आता है हमारे पास पी टैग। अब पी टैग बेसिकली क्या होता है, पैराग्राफ लिखने के लिए यूज होता है। उसके बाद हमारे पास आता है स्पैन टैग। अब स्पैन टैग क्या होता है, बेसिकली इसमें हम ना फर्ज करें कि दो टैग्स है, जैसे ये लिखा हुआ है कोर एलिमेंट्स टैग्स। अब फर्ज करो कि मैंने इधर स्पैन टैग लगाया, इसके अंदर कोर लिख दिया, फिर मैंने आगे BR का टैग लगा दिया। BR टैग क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, उसके बाद मैंने टैग्स लिख दिया। तो बेसिकली ये क्या होगा कि कोर ऊपर रह जाएगा, ये जो टैग्स है ये नीचे शो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं स्पैन टैग की मदद से हम जो एक टैग्स है उसको ब्रेक कर सकते हैं BR टैग का यूज़ करते हुए। उसके बाद हमारे पास आता है लेआउट टैग्स। अब लेआउट टैग्स में मेन जो चीज़ आती है वही डिव, जिसे हम कंटेनर कहते हैं। अब सेक्शन भी कंटेनर का काम करता है, हेडर भी कंटेनर का काम करता है, क्योंकि हेडर के अंदर नैव बार का जितना भी मटेरियल होता है, होम, अबाउट, पोर्टफोलियो, डिटेल्स, उनका जो कंटेंट पेज है वो, और इसी तरह फुटर भी जो है वो कंटेनर का काम करता है, इसलिए उसने बोला है कि ये लेआउट टैग्स है। अब इस चीज़ को भी हमने समझ लिया। उसके बाद हमारे पास आता है कुछ मीडिया के टैग। मीडिया से मुराद है कि जिस तरह कोई इमेज वेबसाइट में किस तरह लगानी है, वीडियो किस तरह लगानी है, तो उसके लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं वो बेसिकली इमेज टैग होता है या वीडियो टैग होता है। इन दोनों टैग का यूज़ करते हुए हम इमेज और वीडियो लगा सकते हैं। अब ये हसान भाई, ये फिर वही क्वेश्चन आ गया वाला कि एक वेबसाइट है उसमें जो एनिमेशन है वो किस तरह से हो सकती है। जैसे आपने अभी बात की कि बटन के ऊपर अगर कोई क्लिक करे तो एनिमेशन होती हुई हमें नजर आए। तो अब वो कहते हैं इंटरेक्टिव, अगर आपने कोई काम करना है, कोई एनिमेशन ऐड करनी है, या कोई आपने उस वेबसाइट के बारे में बताना है कि अगर यूज़र इस बटन पे क्लिक करे तो वो इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए, इस बटन पे क्लिक करे वो साइन इन पे चले जाए, साइन इन पे चले जाए या डैशबोर्ड पे चले जाए। वो कहता है कि जितनी भी इंटरेक्टिव एक्टिविटी होती है वो बटन की मदद से होती है, या हमारे पास एक लिंक टैग होता है ए टैग, उसकी मदद से होती है, इनपुट फील्ड की मदद से होती है, या फॉर्म की मदद से होती है। अब आपने देखा होगा कि जब आप कोई ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करवाते हो, जब जैसे बटन पर क्लिक करते हो तो उन वेबसाइट वालों का आपको एक मैसेज शो हो जाता है कि आपका जो फॉर्म है वो आपने जो सबमिट है वो करवा दिया। अगर कोई एरर आ जाता है तो वो एरर भी शो करते हैं। तो बेसिकली वो किसकी मदद से कर रहे होते हैं, फॉर्म की वैलिडेशन लगाई होती है। इसी तरह इनपुट भी आपको यानी कि इस चीज़ में मदद करता है फॉर्म में। इसी तरह ये लिंक जो है वो आपको यानी कि रीडायरेक्ट करवाने में मदद करता है कि अगर आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, आपने अक्सर कुछ वेबसाइट में विजिट किया होगा, ब्लू कलर के लिंक लगे होते हैं, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हो अगले न्यू टैब में आपके सामने कोई और वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो ये यहाँ जो काम हुआ होता है बेसिकली वो लिंक का काम हुआ होता है। तो ये कुछ कोर एलिमेंट्स टैग्स थे जिसमें मैंने ये पॉसिबल समझा कि इसमें अंडरस्टैंडिंग करनी जो है वो लाजमी है। तो आई होप कि आपने इन चीज़ों को भी अंडरस्टैंड किया है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड आती है बेसिकली वो आती है मिनी AI प्रॉम्प्टिंग फॉर HTML।
अब हमने ना लाइव डेमो करना है। अब आपके साथ ना क्योंकि थ्योरी के साथ साथ लाइव डेमोज होंगे ना तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इस पार्ट में ना हम बेसिकली प्रॉम्प्ट के ज़रिए ना कुछ HTML का स्ट्रक्चर भी क्रिएट करेंगे और उसको फिर समझेंगे भी और देखेंगे कि HTML का स्ट्रक्चर किस तरह डिफरेंट AI टूल्स जो है वो जनरेट करके देता है। तो इस फिर वही फार्मूला यानी कि हम रिपीट करते हैं प्रॉम्प्ट फार्मूला फॉर HTML जनरेशन। अब प्रॉम्प्ट में क्या है कि बेसिकली मैं रोल प्रॉम्प्टिंग का यूज़ कर रहा हूँ। आई होप कि आपने अब वो प्रॉम्प्टिंग की जो टाइप्स है वो माशाल्लाह से काफ़ी यानी कि ऑलमोस्ट सब ने ही वो उसको डिलीवर किया है। तो एक तो माशाल्लाह से सिस्टर ने उस पर वीडियो भी बनाई है, तो वो यानी कि एक यही चीज़ शो करती है कि माशाल्लाह से वर्किंग की है उन्होंने। तो खैर इसमें हम जो काम ये करेंगे कि हम रोल प्रॉम्प्टिंग का यूज़ करेंगे। रोल देंगे, स्ट्रक्चर बताएंगे, कंटेंट बताएंगे और स्टाइल डायरेक्शन बताएंगे। अब इस प्रॉम्प्टिंग की टाइप को यूज़ करते हुए ना हम डिफरेंट जो है इसका लेआउट HTML का वो क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली इस स्लाइड में यही था। अब बेसिकली नेक्स्ट जो स्लाइड हमारे पास आएगी उसमें एक प्रॉम्प्ट राइट किया हुआ है। पहले प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड कर लेंगे। प्रॉम्प्ट 1 में मैंने क्या राइट किया है कि बेसिक पेज हम राइट करेंगे। किस तरह करेंगे? एक्ट एज अ प्रोफेशनल फ्रंट एंड डेवलपर। मैंने इसे रोल दिया कि भाई आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो प्रोफेशनल वे में। उसके बाद मैंने इसे टास्क प्रोवाइड कर दिया, क्रिएट अ क्लीन HTML5 स्ट्रक्चर फॉर अ स्टूडेंट पोर्टफोलियो वेबसाइट। अब मैं इसे बोल रहा हूँ कि भाई आपने एक स्टूडेंट है उसकी जो पोर्टफोलियो वेबसाइट है वो रेडी करनी है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है। उसके बाद मैं अब इसको ना बता रहा हूँ कि पिक्चर बता रहा हूँ कि इंक्लूड अ हेडर, इसमें हेडर होना चाहिए, नेविगेशन मेन्यू होना चाहिए, हीरो सेक्शन होना चाहिए, अबाउट का सेक्शन होना चाहिए एंड फुटर होना चाहिए। अब आप हमने वो डीप कॉन्सेप्ट सीखे हैं तो हमें फ़ौरन पता चल रहा है कि भाई हीरो सेक्शन क्या होता है, अबाउट सेक्शन क्या होता है, फुटर सेक्शन क्या होता है। अगर हम वो चीज़ नहीं समझते, हम डायरेक्ट प्रॉम्प्ट की मदद से इस चीज़ को टैकल करते हैं तो हमें इन चीज़ों का आइडिया भी नहीं होना था कि यार ये हीरो सेक्शन क्या होता है, हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है और हमारे पास जो है अबाउट सेक्शन क्या होता है। अब ये चीज़ें क्यों अहम है? क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हमें पता हो जाएंगी, पता लगेंगी, देन हम जब एडवांस पे जाएंगे ना, रिएक्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, तो वो और ज़्यादा हमारे लिए ईजी हो जाएगा इस चीज़ों को समझना। तो जब हम मोस्टली ये चीज़ों को कवर कर लेते हैं, जब कोई इंटरनेशनल क्लाइंट हमारे पास आता है या हमारी कोई किसी के साथ ऑनलाइन मीटिंग होती है तो इंटरव्यूज़ में वो अक्सर बेसिक चीज़ों के बहुत कंसेप्ट पूछते हैं कि आपको इस चीज़ का पता है, आप कह रहे हो कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, अपने वर्क को बता रहे हो, लेकिन आपको इन बेसिक चीज़ों का पता है कि नहीं पता है। तो इसलिए हमने बेसिक कॉन्सेप्ट भी हासिल करने हैं। उसके बाद मैंने इसे बताया कि यूज सिमेटिक HTML टैग्स, आप इन टैग्स का यूज़ करो। डू नॉट इंक्लूड CSS। अब क्योंकि हमारा ये वाला जो सेशन है ये जस्ट ओनली HTML पे यानी कि मुश्तमिल है, CSS हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, क्लास नंबर 4, उसमें हम CSS पे बात करेंगे। तो उसके बाद मैंने इसे बोल दिया कि भाई इसका जो आउटपुट है मुझे कीप कोड क्लीन एंड वेल इंडेंटेड, कि मुझे इसका जो कोड है वो एक यानी कि क्लीन वे में चाहिए ताकि मैं जो हूँ इसका जो स्ट्रक्चर है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकूँ। तो अब हम इसका जो है वो लाइव डेमो करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि भाई इस प्रॉम्प्ट को मैं करता हूँ कॉपी, कंट्रोल A और कंट्रोल C। अब हम अपना करते हैं जी क्लाउड बाबा ओपन। क्लाउड ओपन किया है जी। क्लाउड के अलावा GPT भी ओपन कर लेते हैं। उसके बाद बस ओनली 2 ही काफ़ी है। तो क्लाउड मैंने ओपन किया है, ठीक है, और इसी तरह GPT भी ओपन हो रहा है। तो ऐसा करते हैं एक ही प्रॉम्प्ट दोनों AI टूल्स को देते हैं और रिजल्ट देखते हैं कि कौन सा जो टूल है वो बेस्ट हमें रिजल्ट जो है वो अच्छी तरह अंडरस्टैंड करवाता है। अब जो क्लाउड है वो तो ओपन हो गया, मैंने प्रॉम्प्ट जो है वो पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब जैसे इंटर करता हूँ ये प्रॉम्प्ट। सर क्लॉड भी जीपीटी का ट्रेंड मॉडल है या ये डिफरेंट मॉडल है? नहीं कोई नहीं, ये कौन ऑन करता है क्लॉड जो है? क्लाउड किसी और कंपनी का है बेसिकली, GPT ओपन AI वालों का, क्लाउड किसी और का है। क्लाउड और GPT डिफरेंट है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मैंने क्लॉड में से पहली दफा सुना है, हम्म। मेरे को आइडिया नहीं था इसका। अब यही प्रॉम्प्ट ना GPT को मैंने जो है वो असाइन करना है। जैसे मैं इसके जो टेक्स्ट एरिया में प्रॉम्प्ट राइट किया, इंटर करता हूँ, तो प्रॉम्प्ट जो है वो GPT भाई चला जा प्रॉम्प्ट, ठीक है, ये भी समझ रहा है। अब देखिए दोनों जो है वो वर्किंग कर रहे हैं, तो देखते हैं इसमें। सर एक बात पूछनी थी। जी जी। अ, जी सर, ये जो क्लाउड बताया ना, इसका तो मैं यूज़ करता हूँ डेली लाइफ में। ठीक है। इस पे ना सर लिमिट बहुत जल्दी आ जाती है। लिमिट ना बहुत जल्दी आ जाती है जब से ना अपग्रेड हुआ है। अभी 1 महीना हुआ है इस, जी लेकिन जी। इस पे 2 से 3 मरतबा इसे काम लिया जाए तो
लिमिट आ जाती है, तो 1 घंटा या 5 घंटे के बाद फिर जाके वर्किंग करता है। देखें ठीक है, तो इसका कोई अपग्रेड प्लान के बारे में हो मैं तो वो भी बता दीजिएगा। मैं आपको इसके बारे में गाइड करता हूँ। डिफरेंट गूगल की आईडीज़ बना लें, जीमेल्स, डिफरेंट जी, वो अकाउंट्स। वो तो बनी हुई हाँ है, जी, आज बिल्कुल। अब ये देखें मेरी कितनी बनी हुई है। अब एक पे वो लिमिट जी, ऐसे ईमेल्स बनी हुई हैं सर। ईमेल्स बनी हुई है, इसी तरह सब पे वो लॉगिन कर लें तो एट अ टाइम आप फ्री में जी, ज़बरदस्त जो इसका मटेरियल है वो हासिल कर सकते हैं। अब मैंने जो जी, दिखाया था बिल्कुल। पर्पस वो ये था। अब देखिए मैंने कितनी फाइल्स इसे प्रोवाइड की हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक हैवी प्रॉम्प्ट दिया है। जी, तो ओके, इस तरह हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम जो है ओके बेसिकली सर। अपने स्ट्रक्चर पे बात कर रहे थे। अब देखें इसने जो है ना जी सर। हमें बेसिकली ना इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएट कर दिया आपके सामने। कंट्रोल भी है, सॉरी कंट्रोल में इसका जो लेआउट वो भी ओपन हुआ था। सबसे पहले ना हम समझते हैं। वो कहता है कि हेयर योर क्लीन CSS फ्री HTML पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर। सबसे पहले ना स्कीमेटिक स्ट्रक्चर समझाता है। कहता है कि एवरी सेक्शन, हर सेक्शन यूज हो रहा है द मोस्ट मीनिंगफुल टैग जो आपने मुझे अवेल किए थे, हेडर, मेन, सेक्शन, आर्टिकल, फिगर, एड्रेस, फुटर और नैप बार, और उनको रैप किया हुआ है, उनको यानी कि उसने कवर किया हुआ है। कहता है इसमें जो सबसे पहले आपको शो होगा वो आईडी शो होगी, ठीक है। उसके बाद नेविगेशन है, उसके बाद एरिया लेबल है, उसके बाद अल्टर का टैग लगाया है, उसके बाद वो कह रहा है कि 5 फुली स्ट्रक्चर है। अब मेन ये चीज़ देखें, इस चीज़ को हमने अंडरस्टैंड करना है कि कहता है कि हेडर जो है वो लोगो, कहता है कि आप इधर लोगो नेम रख सकते हो, लिंक लगा सकते हो, प्राइमरी नेविगेशन कर सकते हो, ठीक है। अंडरस्टैंड हमें बात हो गई कि ये जो चीज़ है ये सारी बात है नैफ बार के लिए बनाई है इसने। उसके बाद हमने ये सीखा है कि वो कह रहा है कि हीरो के लिए मैंने H1 का टैग यूज़ किया है, ये यानी कि फॉन्ट साइज यूज़ है, टू कॉल टू एक्शन, यानी कि कोई भी चीज़ को कॉल टू एक्शन करने के लिए। उसके बाद कहता है कि अबाउट के लिए मैंने प्रोफाइल इमेज यूज़ की है विद फिगर टैग का, बायो कॉपी की है, एजुकेशन लिस्ट लगाई है, रिज्यूम डाउनलोड का एक बटन लगाया होगा मे बी। उसके बाद वो कहता है प्रोजेक्ट के लिए 3 आर्टिकल्स लगाए हैं, क्योंकि हमें आर्टिकल्स का भी पता है कि अगर एक आर्टिकल्स है तो जारी बात है दूसरा आर्टिकल लगाने के लिए दूसरे आर्टिकल का टैग जो है वो यूज़ करना होगा। कहता है मैंने कार्ड्स का यूज़ किया है, ईच विद टाइटल, हर का टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और ईच टैग विद लिंक्स। उसके बाद वो कहता है कि स्किल्स क्या है, कहता है कि 3 ग्रैप्ड आर्टिकल्स मैंने लगाए हैं ब्लॉक्स, लैंग्वेज, ये वाला फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हुए। उसके बाद कहता है कि मैंने एड्रेस के लिए, कंटेंट के लिए ये एड्रेस का टैग लगाया है, फॉर्म लगाया है, फील्ड सेट की है, लीजेस सेट की है। उसके बाद कहता है फुटर के लिए मैंने टाइम सेट किया। अब मेन जो चीज़ है ना, हमने यही चीज़ें समझनी होती है। अब ये नहीं कि हमने लाइन टू लाइन कोड है वो रट्टा लगा के याद करना है, वो रट्टा नहीं हमने लगाना, हमने जस्ट ओनली कॉन्सेप्ट लेना। अब हमें इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट पता चल गया, ये हेडर क्या करता है, हीरो क्या करता है, अबाउट क्या करता है, फुटर क्या करता है, प्रोजेक्ट क्या करता है। अब हम ना इसका कोड ओपन करते हैं। सबसे पहले इसका प्रीव्यू देखने से पहले इसका कोड ओपन करते हैं। अब ये इसने कोड बना दिया। अब सबको पता है कि ये HTML की फाइल है, ठीक है। ये उसने मेन उसका टैग लगाया है, हेड टैग लगाया है, ठीक है। आप देखें ये हेड टैग में वही चीज़ आ रही है ना, ये सेक्शन बना हुआ है, ये इसने टाइटल लगाया। टाइटल का भी पता है, ये जैसे शो हो रहा है स्टूडेंट पोर्टफोलियो HTML, इसी तरह जब हम अपनी वेबसाइट रन करेंगे तो यही शो होगा इसका, ठीक है। उसके बाद उसने बॉडी टैग लगाया। आप देखें हेडर एंड नेविगेशन में उसने लिंक लगाया। जैसे मैंने आपको बताया कि लिंक का बेसिकली मकसद क्या होता है कि जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं हम उस सेक्शन पे चले जाते हैं, तो इसने लिंक का यूज़ किया, यानी कि हमें कोड की अंडरस्टैंडिंग हो रही है। हम बेसिकली मैं दिखाने का मकसद ये है कि हम कोड को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लाइन टू लाइन रट्टा नहीं लगा रहे कि अच्छा ये भाई कोड है उसके बाद ये आना है फिर ये आना है। हमने जस्ट कॉन्सेप्ट लेने हैं, क्योंकि इस तरह हम यूज़ करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और हमारी जो लर्निंग है वो भी होगी। उसके बाद हमारे पास सेक्शन आता है। सेक्शन बेसिकली क्या है, कंटेनर है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब सेक्शन के अंदर लिंक भी लगा हुआ है, ए का टैग यूज़ किया है, पैराग्राफ भी लगे हुए हैं, H1 भी लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें किसके अंदर क्लोज है, इस हीरो सेक्शन के अंदर क्लोज है। उसके बाद इसने एक और सेक्शन क्रिएट किया, वो अबाउट का सेक्शन क्रिएट किया। अब देखें इसके अंदर इसने H का यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद इसने फिर जो है अगेन इमेज टैग का यूज़ किया है, ठीक है। इमेज लगाने के लिए इमेज मीडिया का यूज़ किया है, मीडिया टैग का। उसके बाद इसने नीचे जो फिगर टैग यूज़ किया, उसके बाद इसने फिर अगेन H3 का यूज़ किया, पैराग्राफ यूज़ किया। तो बात करने का मकसद ये सारी चीज़ें हमें समझ आ रही है, इसका स्ट्रक्चर समझ आ रहा है, हमें पता चल रहा है कि भाई इस कोड में क्या चीज़ हो रही है। अगर कोई हमसे क्वेश्चन कर ले, सामने कोड रख दे, तो हम इजीली उसे बता सकते हैं कि भाई H1 ये काम करता है, 2 ये काम करता है, ये P टैग ये काम करता है, A टैग ये काम करता है। तो यही चीज़ें जो है वो हमने अंडरस्टैंड करनी है। अब इसने जो कोड है वो जनरेट कर दिया, इसी तरह हम जो है वो लाइन टू लाइन कोड को रीड करते जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा। अब देखिए इसने ये जो यूएल का टैग यूज़ किया है, बेसिकली इसे ये लिस्ट टैग है, ठीक है। लिस्ट टैग के अंदर इसने एलिमेंट्स लगाए हैं, ठीक है। इसी तरह ये नीचे इसने सेक्शन लगा के इस चीज़ को क्या है
कवर किया। अब बेसिकली हमने करना क्या है कि कोड हमने अंडरस्टैंड कर लिया। इसी तरह जब भी कोई कोड आपने जनरेट करवाना है तो सबसे पहले उसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले उसमें जो चीज़ें यूज़ हुई हैं उसमें अगर कोई लॉजिक यूज़ हुआ है तो उसको अंडरस्टैंड करना है। मेन अंडरस्टैंडिंग करेंगे देन हम इस कोड को यूज़ करेंगे। अब फर्स्ट करेंगे हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया, अब मैंने इस कोड को कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद अब हम अपना करते हैं जी VS कोड ओपन। तो VS कोड हम ओपन करते हैं जी। सबसे पहले इसका जो तरीक़ेकार है, एक तो तरीक़ेकार ये है कि आप सबसे पहले एक नया फोल्डर बना लें। फ़र्ज़ करें कि इधर हम बना लेते हैं HTML के नेम से, ठीक है। उसके बाद VS कोड ओपन करने का तरीक़ेकार है, या तो आप इस फोल्डर पे राइट क्लिक करें और ओपन विद कोड कर दें, एक तरीक़ेकार ये है। अगर आपने ऐसा नहीं करना तो इस फोल्डर को डबल क्लिक करें, ओपन हो जाएगा ये फोल्डर। जैसे ही ओपन होगा, ये जो इसका मेन्यू बार है ऊपर वाला, इसको ख़त्म करें, CMD राइट करें और इंटर प्रेस कर दें। जैसे इंटर प्रेस करेंगे आपके पास सामने जो वो कमांड की जो टर्मिनल है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने कोड राइट कर देना है, स्पेस डाल के डॉट लिख देना, देन इंटर कर दें। ऑटोमेटिकली VS कोड आपके जो जो डिक्शनरी है जो आपके पास है वो ओपन होके आ जाएगा, बशर्ते ये कि आपने इंस्टॉल किया हो इसे। अब जैसे VS कोड ओपन होता है तो सबसे पहले हमने कोड को चलाने की। अच्छा, अगर ये इंस्टॉल ना हो हमारे पास तो हम इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे? ठीक है, वेरी गुड, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है आपका। अब इसमें बेसिकली अगर किसी का इंस्टॉल नहीं है तो आप सिंपल ये गूगल पे सर्च करें VS कोड डाउनलोड फॉर विंडोज़, इस पर क्लिक करेंगे। फ्री है, कोई इसमें लिमिट नहीं है। डाउनलोड VS कोड, इस पर आप क्लिक कर दें, ठीक है। और ये विंडोज़, जो भी आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं उसके लिए आप डाउनलोड सिंपल करेंगे तो जैसे आम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं वैसे नेक्स्ट नेक्स्ट से करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। सर नोटपैड पे भी कर सकते हैं? कर सकते हैं, बट ये है कि हमने एक प्रोफेशनल वे में लेके चलना है आगे। हम यानी कि वेबसाइट्स वगैरह बनाएंगे। नोटपैड जैसे ना उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो एक ही फाइल के अंदर रखनी पड़ती है, लेकिन VS कोड के अंदर हम ओके सेपरेट फाइल्स जो है वो बना के उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं, ओके ठीक है। ओके तो बेसिकली ये विजुअल स्टूडियो कोड है, VS कोड भी इसमें डिफरेंस जी है। जी तो ये विजुअल स्टूडियो कोड है, ठीक है। मे बी लाइट ऑफ होगी है तो मैं एक मिनट नेट ज़रा कनेक्ट कर लूँ। सर ये क्लॉड की जो अभी आप एग्जांपल दे रहे थे, इसमें जो लिमिट्स पूरी हो जाती हैं, जी इस जी तरह जीपीटी का भी है कोई इस तरह का ऑप्शन जिसमें आप लिमिट्स को रीच कर सकें, उसके साथ प्ले कर सकते हैं कि वो लिमिट्स कभी रीच ना करें। मैंने जी वैसे जीपीटी का एक चीज नोटिस किया है, इसमें अगर आप कोई फाइल अपलोड करते हैं या पिक्चर अपलोड करते हैं ना, ये लिमिट जल्दी पूरी कर देता है। अगर आप इसे मैसेजेस करते रहे तो ये लिमिट पूरी नहीं करता आपकी, वो बहुत देर बाद करता है लिमिट पूरी। जी जी इसी तरह ही है, इसका भी यही तरीक़ेकार है। क्योंकि मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ इसी तरह की मैंने वो आईडीज़ डिफरेंट लगाई हुई हैं। अगर एक पे लिमिट ख़त्म करता है फिर दूसरी पे मूव कर देता हूँ। तो इसमें यही है कि ज़ाहिर बात है फ्री हम प्लान यूज़ कर रहे हैं, तो अब इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है जो कि लोग जो है वो इन टूल्स को यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी अगले बंदे भी सियाने हैं कि भैया अब हमने फ्री में नहीं इन्हें देना, तो इसलिए वो लिमिट जो है वो जल्दी ख़त्म कर रहे हैं। तो यही एक सिंपल सा तरीक़ेकार है कि आप डिफरेंट आईडीज़ लगा लें, एक अगर ख़त्म हो दूसरी पे चले जाएँ, दूसरी ख़त्म हो तीसरी पे चले जाएँ। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है, सॉरी। जो मल्टीपल जीमेल्स क्रिएट करने के लिए आप कौन सा मीन यूज करते हैं, यानी कि मल्टीपल जिससे जीमेल्स क्रिएट हो जाए? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपको फिजिबल सॉल्यूशन लगता है जिससे आप मल्टीपल जीमेल्स क्रिएट कर सकते हैं इन्हीं मीन्स के लिए, ऐसे फ्री टूल्स यूज करने के लिए? उस उसमें डमी आप कोई भी नेम वगैरह डाल के कोई भी डमी ईमेल वगैरह लगा लें, जो जैसे सिंपल सा गूगल अकाउंट बनता है वैसे ही मैंने जितने भी ये जीमेल्स वैसे सिंपल से तरीके से जैसे अमूमन एक जीमेल क्रिएट होती है वैसे ही सारे क्रिएट किए हैं। तो कोई एक आधा नंबर आप ऐसा रख लें जो कि आपके यूजेबल में कम है, तो उसकी मदद से आप यानी कि वो जीमेल क्रिएट करते जाएं। लेकिन सर कुछ टूल्स भी होते हैं ना जो मल्टीपल जीमेल्स क्रिएट कर जी देते जी हैं, है, यानी कि होते हैं बिल्कुल वहां पे आप इनपुट देते हैं। जी जी होते हैं लेकिन उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने पर्सनली तौर पे अपने जो है वो इसी तरह क्रिएट किए हैं क्योंकि टूल्स तो अच्छा अच्छा, अवेल हैं, ठीक है। ओके ओके। चलें, हम बेसिकली वो HTML पे बात कर रहे थे, तो आई होप कि वो सिस्टर का क्वेश्चन हो गया क्लियर कि आपने इसको किस तरह इंस्टॉल करना है।
अब बेसिकली जैसे ही हम VS कोड ओपन करेंगे ना, तो सबसे पहला काम हमने ये करना होता है कि हमने जो है ना इसकी फ़ाइल जो है वो क्रिएट करनी होती है, क्योंकि विदाउट फाइल हम कोड को यूज़ ही नहीं कर सकते। तो फाइल क्रिएट करने के लिए ना ये जो प्लस का आइकॉन है नीचे लिखा भी आ रहा है कि न्यू फाइल, इसी तरह ये साथ वाला है इसमें न्यू फोल्डर। तो अभी हमने जस्ट ओनली फाइल क्रिएट करनी है, तो मैंने इस पर क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद आपने कोई भी नेम रख देना है फाइल का फ़र्ज़ करें कि हम रख देते हैं टेस्ट। अब उसके बाद नेम रखने के बाद आपने एक चीज़ ये अपने ज़हन में रखनी है कि HTML फाइल क्रिएट करने के लिए आपने डॉट लगाना है, फिर आपने HTML लिखना है। ये लाजमी आपने चीज़ मेंशन करनी है। जैसे आप मेंशन करेंगे HTML की जो फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। तो अभी हमने फाइल क्रिएट की, अब हमने करना क्या है कि सारा जो कोड हमने क्लाउड से कॉपी किया था वो सारे का सारा जो कोड है वो इस फाइल के अंदर हमने पेस्ट कर दिया है। मैंने कंट्रोल S एक बार प्रेस कर दिया ताकि जो कोड है वो इसके अंदर सेव हो जाए। जैसे ही कोड सेव हुआ, अब हमने इसका जो टर्मिनल है वो चलाना है। अब टर्मिनल किस तरह चलाएंगे, अगर किसी का ये ऑप्शन नीचे नहीं आ रहा गो लाइव का, तो सिंपल सा ये है कि वो एक्सटेंशन इधर से लाइव प्रीव्यू की वो डाउनलोड कर ले। लाइव प्रीव्यू जैसे राइट करेंगे एक्सटेंशन वो विजिबल करवा देंगे, तो वो सिंपल सी एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड कर ले तो ऑटोमेटिकली वो भी जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा। अब चूँकि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यानी कि लाइव सर्वर जो है ये हमारे सामने ओपन होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल की हुई है, तो इसलिए मुझे अनइंस्टॉल का वो ऑप्शन बता रहा है। तो इस तरह आप भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, तो आपके भी ये जो नीचे ऑप्शन है गो लाइव का ये शो होना शुरू हो जाएगा। अब बेसिकली हमने करना क्या है कि जैसे ही मैं फाइल सेव करने के बाद गो लाइव पे क्लिक करता हूँ, टर्मिनल स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही टर्मिनल स्टार्ट होता है तो इसका ऑटोमेटिकली ये ब्राउज़र में ये ओपन हो जाता है, क्योंकि अभी हमने जस्ट ओनली स्ट्रक्चर पे बात की है। तो आप देख सकते हैं कि इसने जो है क्लाउड ने इस वेबसाइट का फर्स्ट लैंडिंग पेज का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है UI है वो हमें बताया है कि किस तरह भाई आप इसका जो स्ट्रक्चर है वो बना सकते। अब देखिए जैसे मैं होम पे क्लिक करता हूँ, देखिए ज़रा कैसे रीडायरेक्टिंग होती है। होम पे क्लिक किया, होम वाला जो सेक्शन है वो आ रहा है, ठीक है। व्यू माई वर्क गेट इन टच, इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए निचे वाला वर्क आ रहा है, यानी कि ये लिंक लगाया हुआ है उसने रीडायरेक्ट करवाने के लिए। तो बात करने का मकसद ये है कि ये प्रॉम्प्ट की मदद से हमने सारी चीज़ें जो हैं वो टैकल की हैं। तो आई होप कि आपने जो फर्स्ट प्रॉम्प्ट का जो आउटपुट है उसको अंडरस्टैंड किया है कि किस तरह हम प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हुए इस चीज़ को यानी कि कवर कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास स्लाइड आती है। अब देखेंगे इस प्रॉम्प्ट में बेसिकली क्या हो रहा है, कहते हैं क्रिएट एन HTML कंटेंट फॉर्म। आपने एक HTML का फॉर्म बनाना है जिसमें नेम इनपुट हो, ईमेल इनपुट हो, मैसेज टेक्स्ट एरिया हो, सबमिट का जो है वो बटन हो। उसके बाद यूज़ प्रॉपर लेबल्स, आपने प्रॉपर लेबल्स का यूज़ करना है, एक्सेसिबिलिटी का यूज़ करना है, बेस्ट प्रैक्टिस, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बेस्ट हो जाए। अब फर्ज करें कि ये प्रॉम्प्ट भी मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ जी भाई GPT के पास आता हूँ। इस बार GPT के पास आया, उसके बाद मैंने इसके नीचे एक चीज़ मेंशन कर दी, फर्स्ट अंडरस्टैंड विद द यूज़ ऑफ डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। अब मैंने एक चीज़ मेंशन कर दी कि भाई मुझे सबसे पहले ना इसे अंडरस्टैंड करवाओ डेली लाइफ एग्जाम्पल के ज़रिए। अब जैसे इंटर करता हूँ, GPT क्या करेगा, प्रॉम्प्ट के मुताबिक मुझे सबसे पहले जो है वो डेली लाइफ एग्जाम्पल के ज़रिए इस चीज़ को अंडरस्टैंड करवाएगा। कहता है कि फ़र्ज़ करो तुम्हारा नेम, तुम्हारी ईमेल और तुम्हारा जो मैसेज है वो एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि इस तरह हम कोड को अच्छी तरह वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब हम ये एग्जाम्पल को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली ये चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि भाई ये किसके लिए जो कोड है वो लिखा जा रहा है। अब वही बात है कि सारा वही यानी कि स्ट्रक्चर है कि HTML क्या है, हेड टैग क्या है, बॉडी टैग क्या है, मेन सेक्शन क्या है, डिव क्या है, लेबल क्या है, इनपुट क्या है। तो ईच एंड एवरीथिंग ये दे रहा है। इस तरह हम बारी बारी सारी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी क्योंकि लेक्चर में टाइम शॉर्ट होता है तो इसलिए हर प्रॉम्प्ट को डिटेल के साथ वो डिस्कस करना वो पॉसिबल नहीं है। तो जस्ट ये है कि आपको हिंट देना है कि इस तरह आप जो है वो हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब फर्ज करें कि इस चीज़ को मैंने कॉपी किया, इस कोड को कॉपी करता हूँ और VS कोड के अंदर आता हूँ। इस कोड को मैं उड़ा देता हूँ और मैं इसी कोड के अंदर, इसी फाइल के अंदर इसी कोड को पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल S करता हूँ, उसके बाद मैं अपना ब्राउज़र चेक करता हूँ। आप देखिएगा चेंज हो गया। तो इसी तरह जब हम स्टाइलिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें जो यानी कि गुड UI में फॉर्म मिलता है वैसा ही हमें विजिबल होगा, ठीक है। आगे हमारे पास जो स्लाइड आती है वो प्रॉम्प्ट आता है हमारे पास तीसरा, स्ट्रक्चर लेआउट थिंकिंग। कहता है कि क्रिएट एन HTML लेआउट फॉर अ ब्लॉग पेज। आपने एक ब्लॉग पेज के लिए लेआउट तैयार करना है। स्ट्रक्चर मस्ट बी इंक्लूड,
उसमें हेडर सेक्शन होना चाहिए, नेविगेशन वाला मेन आर्टिकल सेक्शन होना चाहिए, साइड बार वाला कैटेगरीज, फुटर होना चाहिए, यूज सिस्टमेटिक टैग्स होना चाहिए, ऐड प्लेस होल्डर कंटेंट होना चाहिए। तो इस तरह इस प्रॉम्प्ट का भी आप जो है वो यूज़ करके जो स्ट्रक्चर है वो समझ सकते हो, क्योंकि मेन हमने अभी इस क्लास में फोकस किया है जस्ट ओनली HTML के स्ट्रक्चर के ऊपर, ताकि हमें जो इनकी मेन चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनका पता चल जाए, ताकि जब हम प्रॉम्प्ट राइट करें, कोड जनरेट हो, तो हम उस कोड को अंडरस्टैंड भी कर सकें। इसी तरह प्रॉम्प्ट फॉर्म में आता है, रोल दिया है मैंने कि एक्ट एज अ सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर या एक्ट एज अ सीनियर डेवलपर, क्लीन एंड ऑप्टिमाइज दिस स्ट्रक्चर, कि आपने इस स्ट्रक्चर को क्लीन और ऑप्टिमाइज करना है, कि अगर हमें कोई एरर आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको बात की कि जब हम कोड राइट करते हैं कोई एरर आ जाएगा, तो हम अगर हमसे वो सॉल्व नहीं हो रहा, हमें भी समझ नहीं आ रही, तो हम प्रॉम्प्ट की मदद से उस चीज़ को जो है वो अंडरस्टैंड करवा सकते हैं AI को, ठीक है। तो बेसिकली प्रॉम्प्ट फॉर इस मकसद के लिए राइट किया गया है। इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब फर्ज करें कि हमें जो है, स्लाइड अब इंक्रीज कर लेते हैं, फर्ज करें कि हमें जो है कोई बग आ जाता है, ठीक है, AI से हमने कोड को जनरेट किया है, ठीक है, हमें जो है एक मसला आ गया कि भाई AI ने कोड जनरेट करके दिया है तो वो कोड सही से नहीं हुआ। फर्ज करें कि ये डिव AI ने कोड जनरेट किया, इस डिव का ये वाला जो हिस्सा है इसने मिसिंग कर दिया है, हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि भाई अगर एरर आ रहा है किस वजह से आ रहा है, ये हिस्सा मिसिंग है। अगर हम इसको यानी कि एडजस्ट करके लगा देंगे, ऑटोमेटिकली एरर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। कहता है मिसिंग क्लोजिंग टैग, हो सकता है कि AI जो है वो आपके जो क्लोजिंग टैग है उसको मिसिंग कर दें, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि GPT भी आप यूज़ करें या कोई भी AI टूल यूज़ करें, मोस्टली AI टूल्स ने नीचे मेंशन किया होता है कि GPT कैन गिव मिस्टेक्स या कैन गिव, इस तरह का वर्ड्स मेंशन होते हैं कि ये मिस्टेक्स वगैरह या कोई प्रॉब्लम्स कर सकता है। 100% गारंटी नहीं देते कि आपका जो आप आउटपुट चाह रहे हो वैसा ही आपको मिलेगा। उसके बाद कहता है यूज़ कर सकता है अननेसेसरी डिव्स, के आपके प्रॉम्प्ट के अलावा भी वो डिफरेंट जो अननेसेसरी डिव्स है वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। मिक्सिंग कर सकता है, ठीक है। ऐड इनलाइन CSS, यानी कि इनलाइन CSS का वो यूज़ कर सकता है। अब उसने एक लाइन भी मेंशन कर दी है कि नेवर ट्रस्ट AI ब्लाइंडली, के अंधाधुंध जो है वो हमें AI पे इत्माद नहीं करना चाहिए। AI को हमने स्मार्ट तरीके से यूज़ करना है, AI को हमने यानी कि इस तरह यूज़ करना है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग भी हो, हमारी लर्निंग भी हो, और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इन्हेंस हो। कहता है कि उसके बाद फाइंड ओपनिंग टैग, फर्ज करें कि अगर आपने कोई ओपन टैग रख दिया है, क्लोजिंग टैग रख दिया है, नेस्टेड एरर आ गया। अब नेस्टेड एरर क्या होता है? अब नेस्टेड से मुराद होता है कि एक एरर के अंदर ही दूसरे एरर का आ जाना, यानी कि जिस तरह नेस्टेड लिस्ट होती है ना, हमारे पास एक लिस्ट है, उसके अंदर ही दूसरी लिस्ट और मिक्स होगी, उसको हम नेस्टेड कहते हैं, कि मिली हुई लिस्ट, जुड़ी हुई लिस्ट। कहता है मेक देम इंस्पेक्ट स्ट्रक्चर, के इसी सारे पैटर्न को फॉलो करते हुए हम HTML का जो स्ट्रक्चर है वो AI की मदद से अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हुए फिर प्रॉम्प्ट की मदद से HTML से यानी कि जो चीज़ें हैं, वेब पेजेस हैं, वो क्रिएट करवा सकते हैं। तो आई होप कि आपने आज का जो सेशन है, जिसमें हमने फोकस यही किया है कि HTML का स्ट्रक्चर किस तरह अंडरस्टैंड किया जा सकता है, किस तरह इसको समझा जा सकता है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें यूज़ हो सकती हैं, उसको हमने डीपली समझने की कोशिश की है। तो ये चीज़ें जो हैं ये प्रैक्टिस से ही हमें आएंगी। अगर हम ये समझेंगे कि जस्ट हमें थ्योरी ही हमने करनी है, इसमें हमें कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं करना है, क्योंकि ये है ही सारा प्रैक्टिकल वर्क। थ्योरी जस्ट ओनली कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल वर्क हमें जो है वो करना आना चाहिए, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आपके लिए एक मैंने वेबसाइट निकाली है, वो आप सब ने रेडी करनी है। रेडी क्या करनी है कि आपने उसका स्ट्रक्चर बनाना है। बनाना किसकी मदद से? भाई आप तो आप माशाल्लाह से सारे प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन गए हो, आपने प्रॉम्प्ट का यूज़ करना है। प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हुए ना आपने एक वेबसाइट का जो टेम्पलेट है वो रेडी करना है। टेम्पलेट क्या है कि क्रिएट अ कंप्लीट HTML स्ट्रक्चर फॉर ऑनलाइन AI लर्निंग प्लेटफॉर्म, कि आपने एक AI लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए ना एक लैंडिंग पेज रेडी करना है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है, प्रॉम्प्ट का यूज़ करना है। उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? उसमें होम आप सेक्शन प्रॉम्प्ट की मदद से लगाएं, कोर्सेज़ का आप बताएं, यानी कि ये सेक्शन बना के कौन कौन से कोर्सेज़ हो सकते हैं। अबाउट का कोई सेक्शन लगा दें, लॉगिन पेज का कोई सेक्शन लगा दें, ठीक है। CSS को इंक्लूड नहीं करना, जस्ट ओनली HTML की मदद से आपने एक रैंडमली स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। और जब आप उस स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लें और एट द एंड फिर आपने जो फुटर है वो अपने नेम का लगाना। फर्ज करें कि इधर लेट्स विद AI लिखा हुआ है ना, फर्ज करें अगर मैं इसे बिल्ड करता हूँ तो मैं कर दूंगा डेवलप बाय वलीद, या डेवलप बाय जो भी हादी, या डेवलप बाय हसान भाई, जो भी डेवलप करेगा उसने अपना नेम लाजमी मेंशन करना है। उसके बाद जब आप ये चीज़ कोड जनरेट करवा लें, अंडरस्टैंड कर लें, चीज़ों को समझ लें, फिर आपने ये काम करना है कि जो आपके पास लेआउट आएगा इसका, यानी कि UI ओपन होगा, जैसे अभी हमने टर्मिनल स्टार्ट किया था, इसका UI ओपन हुआ है, तो आपने उस UI का स्क्रीनशॉट लेना है।
स्क्रीनशॉट लेके आपने जो है वो ग्रुप में शेयर करना है, और नीचे आपने टेक्स्ट मैसेज में ये चीज़ मेंशन करनी है कि आपने स्ट्रक्चर्स में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो अंडरस्टैंड की हैं और कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको पता चले हैं, ताकि जितने भी ग्रुप्स में मेंबर्स हैं वो सबको एक दूसरे का आइडिया हो जाए कि कितने कितने लोगों ने कितनी जो है वो इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग की है। तो ये आज की क्लास थी। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सर विजुअल स्टूडियो का जो अभी हमने इंटरफेस दिखाया उसमें आपने काफी सारी चीजें जो है ना वो ऐड की हुई हैं, जैसे गिटहब आपने ऐड किया हुआ है या काफी चीजें ऐड की जी हुई हैं, जी ये आपकी अपनी वो प्रोडक्ट्स की लाइब्रेरीज है? जी जी, ये मोस्टली इनमें से ना अपनी क्योंकि है। मैंने अभी इंस्टॉल की है तो मेरी जो लाइब्रेरीज है वो बिल्कुल बेसिक्स ही आ रही हैं, 3-4 लाइब्रेरीज आ रही हैं। मैं वही ऐसे ही है? जी जी, ऐसे एग्जैक्ट ऐसे ही है इसमें, यानी कि मोस्टली जो है वो मैंने अपने ही ओके इंस्टॉल की ओके। हुई है। ठीक है, आपको बेसिक ही शो होगी। एक तो आपकी वर्डप्रेस की भी है ना इधर, बेसिकली वर्डप्रेस की भी की हुई है आपने, हाँ गिटहब जी, की भी की हुई है। डिफरेंट यानी कि की हुई है, तो इसलिए आपको वो विजिबल नहीं हो रही। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, अगर क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछ सकता है। जी शाम भाई, इसी तरह यहाँ के प्रैक्टिकल स्क्रीन शेयर हो रहे, स्क्रीन का मसला बना हुआ था। हादी हादी भाई, स्क्रीन का मसला था कोई शाम भाई का? नहीं सर, नहीं कोई इधर हमारे पास कोई मसला नहीं आया स्क्रीन का। शाम भाई में भी शायद आपका इशू हो इंटरनेट का। जी इसी तरह है कि जब तक प्रैक्टिकल वर्क नहीं करेंगे तो हमें वो चीज़ जो है वो अंडरस्टैंड नहीं होगी। तो प्रैक्टिकल वर्क ये लाजमी करना है, क्योंकि ये पोर्टफोलियो वेबसाइट आपने जो है इसका स्ट्रक्चर रेडी करना है प्रॉम्प्ट की मदद से, उस चीज़ को डीपली अंडरस्टैंड भी करना है। तो कल की इंशाल्लाह जो हमारी क्लास होगी वो CSS के मुतल्लिक होगी